हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में अरेंजमेंट ले रहा हूँ मैं। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बुक देख रहे हैं और उसी में हमारा चैप्टर आज शुरू होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्या शुरू होगा? संघवाद। तो इसी संघवाद के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे कि आपका फेडरलिज्म क्या है। वैसे एक दिन मैंने अरेंजमेंट के रूप में ही आपको संघवाद का परिचय पढ़ा चुका था। मैं कुछ मैंने आपको फेडरलिज्म की विशेषताएं बताई थी कि संघवाद होता क्या है, कैसे हम संघवाद को देखते हैं, कि आखिरकार फेडरलिज्म क्या है। इसके पीछे हमने पढ़ा कि कैसे आपका जो पावर का सेपरेशन है वो हमने आपका देखा, संघीय व्यवस्था को हमने देखा, और मैंने आपको बताया था कि ये एकात्मक के ठीक उल्टा होता है। संघीय शासन जो व्यवस्था है वो कैसी है? एकात्मक के ठीक उल्टी व्यवस्था है। ठीक, ये हमने इसमें देख लिया था। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा, गौर करी। ठीक, और कुछ विशेषताओं को, महत्वपूर्ण चीजों पर गौर किया, और यहाँ देखा यह देश या दो से अधिक सरकार वाले स्तर हैं। अलग अलग स्तरों की सरकारें हैं। ठीक, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के हैं और विभिन्न आपके मौलिक अधिकार के कानूनों के प्रावधान हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें हैं। ठीक, इन सब चीजों पर हो चुके हैं। और वित्तीय सहायता निश्चित करने वाले विभिन्न स्तर सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत आपका निर्धारित किए गए हैं। आप अच्छे से देखिए, ठीक है नहीं? इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के बारे में दोहरे उद्देश्य को भी हम पढ़ेंगे। देश की एकता और सुरक्षा की संभावना को हम लोग पढ़ेंगे, और इन सारी संप्रभुताओं को सुरक्षा की दृष्टि से भी इनको हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था कि आपका संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, कैसे संगठन चलता है, संघीय के बीच क्या है, कैसे आपका, मैंने बताया था कम से कम दो स्तरों पर आपकी सरकारें होती हैं। एक मैंने आपको बताया कि भैया केंद्र स्तर पर सरकार होती है। दूसरी मैंने बताया कि जो आपका राज्य है, राज्य स्तरों पर सरकार होती है। ये हमने इसमें आपको देखकर बताकर मैंने आपको समझा दिया था। ठीक, अलग अलग किस्मों की चीजें मिलती हैं। इन सभी को हम लोग आपका देख चुके थे, बात कर चुके थे। भारत में संघवाद की जो व्यवस्था है वो हमने देख ली थी, और इनकी हमने बात भी की। ठीक, पहले हमने देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश को भी आप जानते हैं कि कहाँ पर बेल्जियम है, कहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ विविधता संभालने की बड़ी मुश्किलें आती हैं। ठीक, दोनों की हमने देखा कि बहुत सारी भाषा और धर्म किस प्रकार थे, इनकी समझदारी को हमने देखा। देश में सत्ता की समझदारी, साझेदारी क्या है, इसको पढ़ा। संविधान की शुरुआती तौरों को हमने देखा, कैसे बटा हुआ कानून है और कैसे भारतीय संघ पर ये चीजें हैं, इनको हमने गौर करने का प्रयास किया। आइए, हमने ऊपरी संघ व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, फिर उन्हें देख लेते हैं कि हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान को लागू करती हैं। संघ सरकार जिन केंद्र चाहती है, राज्य सरकार पूरी केंद्र पर इनको देखेंगे का प्रतिनिधित्व करती हैं, बंद करती हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक आपका तीसरा लेवल है जिसको हम देखेंगे, और संघीय जो व्यवस्था है उस पर हमने बात की। ये सारी चीजें हैं जो हम आपको देख सकते हैं, बताते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्यों के बीच जो आपकी विधायिका है किस तरीके से काम करती है। आपका संघ सूची क्या है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो संघ के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपका राज्य सूची के हैं, और कुछ आपके ऐसे हैं जो आपका समवर्ती सूची के हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि संघीय शासन में पावर ऑफ सेपरेशन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पावर ऑफ सेपरेशन क्या है। ठीक है, इन चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका पढ़ लिया था। आज हमें, और अभी नीचे बताऊंगा मैं आपको, पहले जितना हमने ऐसे पढ़ा था यहाँ तक आप देख लीजिए
किसी का कोई डाउट है, एक कुछ भी क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। ये सारी संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं को मैं आपको समझा चुका था। इसी का सेकंड लेक्चर है, एक दिन मैंने और आपको पढ़ाया था, तो एक बार देख ले, पढ़ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से देख लीजिए, फिर आगे देख लिया बच्चों। संघीय शासन की व्यवस्था जो विशेषता है उनको आप पढ़ चुके हैं। संघीय शासन की विशेषताओं को आपने देख लिया है, किन चीजों पर ये संघीय शासन की जो व्यवस्था है वो आपका डिपेंड होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा, इन पर हमने आपका बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, संघीय व्यवस्था शासन चलती कैसे है। भाई आपने इतनी बड़ी मैकेनिज्म बनाया है, इतनी बड़ी मशीनरी है कि स्टेट भी है, राज्य भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, स्थानीय लेवल की गवर्नमेंट भी है। ये मैकेनिज्म, ये वर्किंग काम कैसे करता है? देखिए, संघीय व्यवस्थाओं के कारण कामकाज के लिए वैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो कारण सिर्फ संवैधानिक व्यवस्थाओं का भरा होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। कैसा देना होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था जो सफल हो रही है, इसके सफल होने का जो श्रेय है वो किस जाएगा? हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है इसको जाएगा, क्योंकि यहाँ कैसा है? डेमोक्रेसी है, फ्री है, हर तरीके से शासन व्यवस्था चलाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक, अब आप 1947 का जो भारत है उसके साथ का भारत देखिए, आपको इस पर दिखाई देगा पाकिस्तान हमारे में था, अफगान जो है बांग्लादेश हमारे में था, एक कितना बड़ा अखंड भारत था। आप इसको अच्छे से गौर करके देखिए, पूरा नक्शा जो है इसमें आपको दिखाई देगा। आप पूरे नक्शे को अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। नजर उड़ाइए इस नक्शे पर, आपको बहुत सारे राज्य दिखाई देंगे, कुछ आपको मध्य प्रांत के रूप में दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? कुछ संयुक्त प्रांत आपको दिखाई देगा, कोई असम, भूटान, पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सारे राज्य आपको दिखाई देंगे। भावना विविधता का आदर करना, हमने जो बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं, विविधता है, उनका आदर और संग साथियों में रहने की इच्छा हमारे देश को समझा आदर्श के रूप में स्थापित होना शुरू है। कुछ बातें प्रमुखता पर गौर कीजिए, इनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाएगा। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर हमारे देश में की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू हुई। उस वक्त से लेकर 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो इस अवधि में बदलावों को एक बारी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांतों में गायब हो जाएंगे, ठीक, और प्रांतों की सीमा, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। अब आप देखते हैं कि किस तरह की से पहले से यूपी को संयुक्त प्रांत थे, मध्य प्रांत था, कैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड बना, आपके नए नए राज्य बन रहे हैं, उनकी सीमा का जो है अंकन हुआ, द्वारा से सारी चीजें बसी। तो ये पूरा प्रोसेस पैटर्न किस प्रकार से चला, ये सारी चीजों को हमको गौर करना है और आपका देखना। अब देखिए, नए राज्यों को बनने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली। हुआ क्या? 1950 के बाद क्या हुआ? बहुत सारी भारतीय राज्यों की जो सीमा थी वो बदल गई। सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? एक भाषा बोलने वाले एक राज्य आ गए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातीय यानी कि एथनिक विविधता को रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया था। जब आपका राज्य बन रहे थे भाषा के आधार पर, तो केवल भाषा के आधार को नहीं देखा गया, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां किस प्रकार की जाति यानी कि एथनिक्स रहते हैं, किस प्रकार की विभिन्नता है, उन सबको आदर करते हुए तब किसी राज्य का गठन किया गया। जैसे
आपका आंध्र प्रदेश हुआ, नागालैंड का हुआ, तो इसमें ध्यान रखा। और इसी आधार पर नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य समूह यहाँ की संस्कृति, यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ के लोगों का आधार को देखते हुए, भाषा को देखते हुए अलग राज्य के गठन को स्वीकार किया गया। ये सारे ऐसी चीजें थी जिनके आधार पर इन सब चीजों को आपका गठन किया जाए। क्लियर है? इतने को देखिए थोड़ा सा और विचार कीजिए, क्या भाषा आधार पर इस प्रकार का गठन सही था या गलत, जो भाषा के आधार पर हो रहा था। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश टूट जाए। कह रहे कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्य बनाओगे तो भाषा के अंदर बहुत सारे राज्य बनेंगे। जैसे अगर मान लो उत्तराखंड में बात करो तो गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, प्लेन, जैसे 4 राज्य बन गए। लेकिन इस तरीके से उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, दिक्कत हो जाए और देश आपका टूट जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया कि कुछ समय रुक जाते हैं। हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश में ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। अगर हमने भाषावार राज्य बनाया है तो वो आपका मजबूत हुआ है और एक यूनाइटेड हुआ है। इससे प्रशासन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। कैसा हो गया है? पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा आपका सुविधाजनक हो गया है। और देखिए ये इस प्रकार से हमारा राज्य बना। तो एक इमेज ये थी जो मैं आपको दिखा रहा था, देख रहे हैं? ये 1947 का भारत है जब भारत आजाद हुआ। आज का भारत ये है। तो कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है उस समय के भारत में और आज के भारत। अब है भाषा नीति। भाषा की कौन सी नीति अपनाई? भाषा के संघीय ढांचे दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर। संविधान में किसी भाषा के राष्ट्रभाव को दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा मान लिया गया। सिर्फ 40% भारतीयों को ही मातृभाषा, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं यानी कि हिंदी प्लस 21 भाषा यानी कि 22 एक अनुसूची बनाई गई, जिस अनुसूची का नाम है 8 नंबर की शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची। उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। 8 अनुसूची हैं और उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है? केंद्र सरकार किसी भी पद की उम्मीदवारी इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। कोई भी उम्मीदवार है, आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। बशर्ते उम्मीदवार को विकल्प के रूप में चुनना है। राज्य की अपनी राजभाषाएं हैं, ये अपने अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। बहुत सारे राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं और उन्हीं राजभाषाओं के अनुसार ये लोग अपना जो काम काज है वो आराम से निपटाते हैं। कैसे करते हैं? आराम से आपका निपटाते हैं और उसी के अनुसार ये राजभाषा के रूप में अपना काम करते हैं। ठीक है नहीं? श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी का व्यवहार किया कि बहुत सावधानी से इन चीजों को करना है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो गया था, हो जाना चाहिए था। लेकिन गैर हिंदी प्रदेश की मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अब जहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते थे, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और आपका कोई अमिया, उड़िया या फिर बंगाली बोलते थे, वो लोग कहते थे कि अंग्रेजी बरकरार रहनी चाहिए, बहुत सारा ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में होना चाहिए। तमिलनाडु में तो इस मांग का उग्र रूप भी ले लिया गया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा के काम करने की अनुमति दे दी। इस विवाद को सुलझाया गया। अनेक लोगों को मानना था कि इस समस्या में अंग्रेजी भाषी अभियान को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार
राज्यों पर भी हिंदी थोप दे। आप बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि आप बोल दो नहीं भाई आपको जो भी करना है हिंदी में करना है, बाकी अंग्रेजी में कुछ नहीं कर सकते। लोग और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस लोगों में जो खर्चीला रुख अपनाया उसे ही हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच गए। और लोगों का जो रुख था ना, जो लचीला रुख था, वो वही आपका लचीला रुख आपका जो श्रीलंका में कोई सिंघाली बोल रहा है, कोई भारतीय तमिल उड़िया बोल रहा है, उसी भाषा में वो आपका पहुंच गया। इसी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार ऐसी ही जो है अलग अलग घटनाएं घट जाती है और हो जाती है, तो बहुत सारे मामलों में बड़ा सुविधाजनक तरीके से इन पर भाषाओं के मामले में बड़ी सावधानी से इन सारी चीजों को बरता गया और आप इनको देख सकते हैं। देख लीजिए भाषा के मामले में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, क्वेरी देख लें फिर आगे बढ़े। देख लिया, ये स्थिति थोड़ी सी आपको भाषा के आधार पर देखनी चाहिए थी। चलिए केंद्र राज्य संबंध को अब हम बाद में उठाएंगे थोड़ा सा, लेकिन पीछे थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का। अब देखिए ये भारत है 1947 का। अब इस भारत में देखिए ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पहले पूरा भारत का ही हिस्सा था। सोच के देखिए कितना बड़ा पाकिस्तान भारत था, और ये जो आपका बांग्लादेश है ये पूरा भारत है। अंग्रेजों ने भारत को हम कहते हैं 2 हिस्सों में बांटा, असल में 3 हिस्सों में बांटा। कितना में बांटा? 2 हिस्सों में नहीं था, 3 हिस्सों में था, 1, 2 और 3। पहले एक ये आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन ये आपका टूट गया 71 में, तो ये आपका बांग्लादेश बन गया और ये पाकिस्तान। क्लियर है? देखिए देख लिया। चलिए तो पीछे कोई डाउट किसी का, आपका किसी का कोई डाउट हो पीछे आपका संवाद में, यहाँ तक कोई देख लीजिए बच्चों। किसी का पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए कुछ कार्टून दिखाए गए हैं, इंदिरा गांधी के टाइम का है। गठबंधन, अच्छा गठबंधन सरकार के बारे में बताइए, सुना है कभी? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर में, कल इस पर अच्छे से आपकी चर्चा होगी, ध्यान रखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।